हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12 फिजिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोगों ने हल किया था। ठीक है, बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने उसको आप सभी को एक्सप्लेन करा था। ठीक है, उसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है। ठीक है, तो टॉपिक सभी लोगों को समझ आ गया। चलो एक और बात, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा वो हमारे चैनल पर विजिट कर पिछले के वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें। इससे क्या होगा, आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा और बेसिक से लेकर लास्ट तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति से क्वेश्चन आना ही है, श्योर है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति तो हम लोगों ने अच्छे से समझ रखा है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, चलो तो देखो निरक्षीय स्थिति क्या होता है ये समझना है। निरक्षीय स्थिति के बारे में समझने से पहले आप अक्षीय स्थिति को एक बार और रिवाइज कर लो। अक्षीय स्थिति क्या होता है भैया? देखो, जब कोई विद्युत द्विध्रुव हमारे पास रहता है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हो सभी बच्चे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव देखो, अगर ये कुछ इस तरह से निकाय रहता है जहाँ -q आवेश +q आवेश, दो विजातीय आवेश रहते हैं, दोनों के बीच की दूरी 12 रहती है, बहुत ही कम। तो इसी को अगर आप अक्ष को बढ़ा दोगे तो इसमें स्थित जो बिंदु है, मान लो बिंदु क्या है P, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगनी है या ज्ञात करनी है उसे ही हम लोग क्या कहते थे? अक्षीय स्थिति। ठीक है, लेकिन निरक्षीय स्थिति को अब समझते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया सभी लोगों को? अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव रहने वाला ही है, लेकिन इस बार क्या होगा, जो बिंदु जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक क्या होता है? तो मध्य बिंदु पर जो डाला गया लंब है उसी पर कहीं एक बिंदु रहता है, जैसे इस चित्र में दिख रहा है आपको P एक बिंदु है। इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना ही निरक्षीय स्थिति कहलाता है। बात समझ आ गया सभी लोगों को? तो निरक्षीय स्थिति क्या होगा, इक्वेटोरियल जो सिचुएशन है वो क्या होने वाला है, समझ आ गया सभी लोगों को? ठीक है, चलो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ गया ना? आगे देखते हैं। अब निरक्षीय स्थिति को परिभाषित कर लेते हैं। चलो भी सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो वह बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वह द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसे उस द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति का चित्र जो है मैंने एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखाया है, स्क्रीन पे भी दिखा होगा। अब मैं आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बताऊंगा जिसके हेल्प से हम व्यंजक को अच्छे से डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले हैं। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, माना ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है। हाँ भाई, ये तो हमको पता है, विद्युत द्विध्रुव +q और -q आवेश से मिलकर बना होता है और उनके बीच की दूरी क्या है? 12 है। क्लियर हो गया? अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, और यहीं आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, समझ आ गया? यही तो निरक्षीय स्थिति है ना। निरक्षीय स्थिति आपको समझ आ गया तो आप निरक्षीय स्थिति बनाओगे। सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव बना लो। चलो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने आता है सभी को, है ना? चलो चित्र में आ जाते हैं, चित्र कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेना। ए बी, यहाँ पे +q और -q आवेश रहता है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या है? O ले लिया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ गई है ना? इसकी दूरी क्या ले ली? हाँ, 12 ले ली। मध्य बिंदु से दूरी देखोगे तो L और L दिख रहा होगा, दोनों तरफ L और L क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये बात भी आप लोगों को समझ आ गया। अब इसके मध्य बिंदु पे जो लंब डाला जाता है उसे ही लंबार्धक कहते हैं ना। तो जो डाला गया लंब है उस पर कोई बिंदु क्या है? P है। P मान लेते हैं ना, लंबार्धक पर स्थित है। कितनी दूरी पर? O से R दूरी पर। देखो O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? अब देखो होता क्या है, बिंदु A और B दो ठो बिंदु हैं। A पर जो +q आवेश है तो +q आवेश के कारण P पर कोई बल लगेगा और वो बल लगेगा, उसी के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाली है। क्लियर है?
समझ आ गया ना सभी को। तो देखो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कैसा बल लग रहा है, तो बल देखो इधर लग रहा है, बल इस तरफ, और यही बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, बल के कारण ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर पिछला वीडियो देखो, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। ई का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाले थे, इसका व्यंजक हम लोगों ने किया है बेटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, क्लियर हो गया ना। चलो, तो यदि आप इतना चीज़ समझ गए हो, देखो तो हम लोगों ने देख लिया कि ई ए क्या होगा, ई ए बाहर की तरफ होगा। क्यों बाहर की तरफ होगा ये भी आपको समझना है। मैं बार बार बता रहा था आपको कि भाई जो आप बिंदु लेते हो उस पर हमेशा क्या रहता है, धनावेश रहता है, ये मान कर रखा जाता है। ठीक है, और ये प्लस क्यू और उधर भी धनावेश, तो धनावेश धनावेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए बाहर की तरफ जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ देखो बी के पास क्या है, माइनस क्यू आवेश, और ये पी के पास क्या मानते हैं हम लोग, हमेशा धनावेश रहता है, मान सकते हैं। तो इस पर क्या होगा, आकर्षण बल लगा, इधर आया, ई बी जो है इस दिशा में आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। ठीक, इतना चीज़ समझ आ गया, जो चित्र में आपको दिख रहा है बस उसी पे ध्यान देना है ना, इतना ही चीज़ समझो। अब ई ए और ई बी आपको पता चल गया है ना। ई ए और ई बी का जब आप दिशा देखोगे, ध्यान से देखना बेटा, ई ए इस दिशा में, ई बी इस दिशा में, तो इसका जो परिणामी है वो इस दिशा में लगने वाला है, परिणामी इस दिशा में लगने वाला है ना। कोई आपको इस तरफ से खींच रहा है, कोई आपको इस तरफ से खींच रहा है, दो जन खींच रहे हैं, तो आप इधर ही खिंचाओगे इस दिशा में, ऑब्वियस है। इसीलिए कह रहा हूँ परिणामी किधर लगेगा, उस दिशा में लगने वाला है। ठीक है, अब परिणामी जो रहेगा उसको हम लोगों ने लिया, क्या लिख दिया, ई आर। क्या लिख दिया बेटा, देखो ई आर। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को, क्या लिख दिया हम लोगों ने, ई आर लिखा, यहाँ पे दिख रहा है आप सभी लोगों को। ई आर मतलब क्या है, रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ। ठीक है, तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब परिणामी इधर लगेगा, हाँ चलो भाई परिणामी इधर लगेगा। अब वापस आ जाते हैं डायग्राम पे, देखो यहाँ कोण बना हुआ है थीटा, थीटा दिख रहा है क्या सभी को, यहाँ कोण बना है थीटा, यहाँ पे भी कोण क्या बना है, थीटा। ठीक है, अब ये ई ए और ई बी है, इसके दो घटक होते हैं, दो घटक हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना इस चित्र को, क्योंकि यहाँ थीटा बना है, इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन खींचा है ना, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। बनेगा क्या बेटा, यहाँ थीटा बनेगा, सभी लोगों को समझ आ रहा है, यहाँ थीटा बनेगा। क्लियर हो गया, अभी भी डाउट है क्या किसी को, बताओ, किसी को डाउट होगा तो बताना मुझे। ठीक है, यहाँ आया तो ये थीटा बन गया, क्लियर हो गया ना। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ, ये थीटा बन गया, और ये थीटा बन गया, तो ऊपर देखो यहाँ पे भी थीटा बन गया, मतलब कुल मिला के यहाँ थीटा और यहाँ थीटा का निर्माण हो रहा है, थीटा कोण का। ठीक है, उतना आपको समझने का यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं है। देखो और सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि ये थीटा कोण बना है, तो जब भी थीटा कोण बना होता है तो दो घटक प्राप्त होते हैं, दो समकोणिक घटक प्राप्त होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ठीक है, तो थीटा कोण जिसके साथ बना होता है उसके साथ हमेशा कॉस लिखते हैं, और जिसके साथ नहीं बना होता उसके साथ साइन लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ई ए को, सबसे पहले ई ए को देखना ध्यान से बस, ई ए इस दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे थीटा कोण बना था, यहाँ पे क्या बना था, थीटा कोण। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा है ना, यहाँ थीटा है, तो क्या हो गया, यहाँ थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, सिर्फ अभिमुख कोण, इसलिए ये भी थीटा हो गया। तो ई ए की यहाँ थीटा बना है, इसलिए क्या होगा, जो क्षैतिज घटक है वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा जिसके साथ बना होता है वहाँ पे कॉस लगता है। ठीक है, क्षैतिज घटक यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ई ए का जो मान हो गया वो ई ए कॉस थीटा। अब ऊर्ध्वाधर जो घटक है जिसके साथ कॉस थीटा नहीं, मतलब थीटा नहीं बनता, उसको क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, तो ई ए साइन थीटा देखो उस दिशा में। इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार ई बी का भी मान रखेंगे। ठीक है, अब ई बी को देखो, ई बी किधर है, ध्यान से देखना, ई बी इधर जा रहा है, ई बी इधर जा रहा है, तो यहाँ थीटा कोण बना है, मतलब यहाँ बन गया, और यहाँ थीटा कोण बना है, तो देखो यहाँ पे क्षैतिज घटक जो है वो ई बी कॉस थीटा है, और ऊर्ध्वाधर घटक जो है, क्योंकि इसका दिशा इधर है ना, तो इसका भी दिशा क्या होगा, इधर, और ये हो जाएगा क्या, ई बी साइन थीटा। ये बात समझ आ गया क्या, पूरे सभी बच्चों को यहाँ तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ मुझे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक की बातें समझ आ गई। अब ध्यान से एक और चीज़ देखो, ई ए साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों क्या है, एक मिनट बेटा, हाँ चलो स्क्रीन पे देखो, ई ए साइन थीटा ऊपर की तरफ और ई बी साइन थीटा जो है नीचे की तरफ, दोनों का जो दिशा है वो विपरीत है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा,
और यहाँ पी ए और पी बी का भी मान हम लोगों ने निकाल के रख लिया, ज़रूरत पड़ेगा। चलो अभी मान लो नहीं निकालते हो तो भी बाद में आपको उसका यूज़ आएगा तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेप याद नहीं रखना है कि हमको इसके बाद ये पी ए और पी बी निकालना है करके भाई, ठीक है। कई बच्चे याद रखते हैं इसको, डेरिवेशन करना है तो पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आपको जिसका रिक्वायरमेंट रहेगा, जो चीज़ें आपको चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो आपको निकालना तो पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली देखना लास्ट में आपको उसका ज़रूरत पड़ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे हाँ, इसका मान अगर हमको पता होता तो हम यहाँ डाल देते, ठीक है। तो देखो मैं पहले से ही निकाल के यहाँ दिखा दिया। ये पी ए जो है, सिर्फ पी ए को ध्यान से देखना, पी ए की बात कर रहे हैं हम लोग, किसको कर रहे हैं, पी ए। डायग्राम पे आ जाओ सभी बच्चे, ठीक है। देखो ये पी ए की बात कर रहे हैं तो ये एक त्रिभुज जैसा बना है, वो समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे थीटा कोण है और यहाँ पे 90 अंश बना है, समझ आ रहा है बात। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये होता है लंब, और ये क्या होता है, आधार थीटा, और ये क्या होता है, कर्ण। तो आपको ये बात तो पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण बराबर क्या होगा भाई, कर्ण बराबर कर्णी, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो ये कर्ण का जो वर्ग था उधर जाके क्या हो गया, वर्गमूल बन गया, और वो हो गया क्या, कर्ण बराबर हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ तक बात समझ आ गया। अब पूरा मान डाल दो, पूरा मान डाल दो। लंब क्या है, लंब आपको दिख रहा है आर, और आधार क्या दिख रहा है, एल। तो ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। इस प्रकार कर्ण का जो मान है वो आ गया। इसीलिए क्योंकि ये कर्ण था तो इसलिए इसका मान ये आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक, बातें समझ गए क्या पूरी तरह से, ठीक है बेटा, सभी बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक, है ना। चलो आगे बढ़े। चित्र को समझाने में मैंने इतना टाइम दिया आपको, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हो ना बेटा, तो आगे जो डेरिवेशन होने वाला है बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। पूरे अच्छे से इस डायग्राम को समझने की कोशिश कर लो, क्या क्या हुआ, सर ने क्या क्या बातें बताई, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा है वापस पीछे करो वीडियो थोड़ा और उसको समझने का कोशिश करो। उसके बाद भी समझ नहीं आता ना तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा, या कमेंट में आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर, आगे चले। अब देखो ये जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है, दोनों क्या करेंगे, पी पर बल लगाएंगे तो उस पर तीव्रता लगेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता लगेगी, उसको हम लोगों ने लिख दिया था क्या, पी ई ए लिख दिया, क्योंकि ए बिंदु पर था, प्लस क्यू आवेश है ना, इसलिए इसको क्या लिख दिया बेटा, ई ए लिख दिया। और ई का फॉर्मूला तो हमको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी का वर्ग। के की जगह में हम लोगों ने लिख दिया क्या, फॉर्मूला का मान रखा, तो के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इस तरह से मान रखेंगे। चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से क्लियर दिखे जो स्क्रीन है, ठीक है। ये रहा, एक एक चीज को आप समझते जाना, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। दूरी क्या है, दूरी देखो बेटा, चित्र देखो, प्लस क्यू के कारण दूरी दिख रहा है क्या सभी लोगों को, दूरी दिख रहा है ए पी, ये वाला दूरी, ठीक है। ए पी का वर्ग, दूरी का वर्ग होता है इसलिए ए पी का वर्ग, ठीक है। तो ये समझ आ गया, पहला समीकरण दे दिया इसको। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के लिए दूरी भी देख लो, बीपी होगा, दिख रहा है चित्र में, माइनस क्यू के कारण दूरी कितना होगा, ये वाला दूरी होगा, दूरी कितना होगा, बीपी, ठीक है। चलो तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या होगी, तो इसको लिख दिए ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन पी का वर्ग। इसको दे दिए क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब त्रिभुज में, त्रिभुज हमारे पास ए बी पी था, उसमें देखिए तो ए बी पी, क्योंकि ये लंबार्धक परिस्थिति, ध्यान देना ये लंबार्धक बना है, मतलब ये लंब जो है वो बीचों बीच बना है। अब फिर से देखो ध्यान से, है ना, ये लंब जो है बीचों बीच बना है, मध्य बिंदु पर लंब डाला गया है, मतलब ये बराबर है इसके, क्लियर हो गया। ये कोण बराबर है इस कोण के, इसका मतलब ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पी ए बराबर होगा पी बी के। क्लियर हुआ, सभी बच्चों को समझ आया क्या ये बात। तो पी ए और पी बी बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, समझ आ गया ना। तो पी ए और पी बी बराबर होंगे, इस त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ कि पी ए और क्या है, पी ए और पी बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं डेरिवेशन में भाई। तो इस त्रिभुज में आप देखोगे कि ए पी या पी ए बराबर है बी पी के, और इसका मान कितना है, तो हम लोगों ने निकाल के दिखाया था, कर्ण का वर्ग बराबर है ना, दिखाया था ना अभी जब डायग्राम समझा रहा था। तो ए पी और बी पी क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए दोनों का मान क्या हो जाएगा, कर्णी आर का वर्ग धन एल का वर्ग, ठीक। अब
क्या हुआ भाई, देखो समीकरण 1 और 2 को, चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समझ आएगा। समीकरण 1 और 2 देखो, समीकरण 1 और 2 में आप देखोगे सब चीज़ सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये AP और BP बस अलग दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो AP और BP भी बराबर है, इसलिए क्या कर सकते हैं, EA बराबर होगा EB के। समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वही बस तो अलग था और दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये EA बराबर होगा EB के, और ये पूरा बराबर मान लिया किसके हम लोगों ने, E के। ठीक है, तो EA बराबर है EB के, और ये बराबर मान लिया किसके, E के। और इसका जो मान होगा उसको हम लोगों ने सपोज कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन ये जो दूरी था AP लिखो या BP लिखो उसका वर्ग। ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए आपको, रुको ये जूम कर देता हूँ। तो ये रहा E का मान। E का मान ये क्यों आएगा, समझ आ गया ना। यहाँ पे दूरी का वर्ग था, दूरी का वर्ग तो दूरी इतना था ना, AP लिखो या BP लिखो दोनों का मान तो सेम था, इसलिए हम लोगों ने डाल दिया मान। भाई ये क्या है, ये है कर्णी R का वर्ग धन L का वर्ग। ठीक है, और पूरे का वर्ग, क्योंकि सूत्र में क्या होता है, वर्ग होता है। तो ये आपको समझना है, E का मान इतना आएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ तक, उम्मीद करते हैं। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ठीक है, चलो आगे चले बेटा, है ना। अब देखो चित्र से स्पष्ट है कि भाई इसके दो घटक होते हैं, दो घटक का बात तो मैं बता ही दिया था, है ना। तो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा वो क्या है, लंबवत घटक है या ऊर्ध्वाधर घटक है कह सकते हैं। इसी प्रकार EA cos थीटा और EB cos थीटा जो है वो क्या है, क्षैतिज घटक है। अब मैंने आपको चित्र में बताया था कि EA साइन थीटा और EB साइन थीटा दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, क्योंकि EA और EB का मान तो बराबर है। EA और EB का मान बराबर है, तो देखो एक बल इधर लग रहा है, उतने ही मान का एक इधर लग रहा है, तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे ना। तो क्या हुआ, ये जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटक था EA साइन थीटा और EB साइन थीटा, ये दोनों का काम हो गया खत्म, ये दोनों हो गए खल्लास। समझ आया, इनका काम हो गया भैया खल्लास, ये दोनों हो गए खल्लास। क्यों खल्लास हो गए, क्यों खत्म हो गए, समझ आया बेटा। ठीक है, क्योंकि EA साइन थीटा और EB साइन थीटा दोनों का मान क्या है, विपरीत है, और EA और EB बराबर है। तो भाई कुल मिला के दोनों क्या हुआ, बराबर हुए लेकिन विपरीत हो गए। अब समझ आ गया, इसलिए दोनों का मान क्या हो गया, निरस्त हो गया, उन दोनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं क्षैतिज, जो क्षैतिज घटक हैं या अक्षीय रेखा के अनुदिश जो घटक हैं EA cos थीटा और EB sin थीटा, दोनों की दिशा क्या है, दोनों की दिशा समान है, इधरी है। EA cos थीटा और EB cos थीटा, ये दोनों क्या है, इधरी है, एक समान दिशा में। चित्र में दिखाता हूँ, चलो ये चित्र पे देखो, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और इसको मैं पहले भी समझाया आपको। EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों का दिशा क्या है, समान है, और समान है और यही क्या है, तो रिजल्टेंट इसका परिणामी भी इसी दिशा में है। मतलब ER का जो मान होगा वो दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है ना। तो ER का जो मान होगा वही तो हमको निकालना था, और ये जो EA साइन थीटा और EB साइन थीटा है वो उसका मान तो खत्म हो गया। ठीक है, यही बस बचा था, और यही जो है इसकी दिशा भी ER है, मतलब रिजल्टेंट की दिशा ही है। मतलब इन दोनों को क्या कर दो, आप जोड़ दो, सीधा सिंपल, दोनों की दिशा समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे, परिणामी जो तीव्रता लगेगी उसमें हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर हो गया। तो ER का जो मान होगा वो हो जाएगा क्या, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होगा। EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, मान डाल दो बस, क्योंकि EA और EB बराबर है, और इसको बराबर किसके माने हम लोग, E के, और E का मान तो हम निकाल के रखे हैं ना। समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है ना। चलो रखेंगे, तो ये EA के जगह में भी मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया, और EB के जगह में हमने क्या लिख दिया, E लिख दिया, क्योंकि EA और EB बराबर हैं, और इसको मान लिए कितना हम लोग, E मान लिए, इसलिए दोनों में हम लोगों ने क्या लिख दिया, E cos थीटा और E cos थीटा लिखा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, 2E cos थीटा हो जाएगा। तो ये परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ER का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा के, 2E cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब cos थीटा का मान निकालना है, क्योंकि E का मान तो हमको यहाँ पता है। अरे देखो बेटा, E का मान हमको क्या है, यहाँ अच्छे से पता है, E का मान पता है, बस cos थीटा का मान हमको निकालना है। cos थीटा का मान कौन देगा हमको निकाल के, ठीक है। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये बात हमको पता है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है,
तो देखो चित्र में वापस चलते हैं। थीटा देखो, थीटा कहाँ पे है भाई, चित्र में देखना आप ध्यान से, चित्र को देखो, ये रहा थीटा, ये थीटा दिख रहा है बेटा, ये थीटा है तो आधार कौन होगा, ये आधार है, और ये क्या है, इसका कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान क्या है एल, और कर्ण का मान कितना है, तो ये हो जाएगा आर का वर्ग धन एल का वर्ग। इस प्रकार कॉस थीटा का मान इतना आएगा। कहाँ से आया, समझ आ गया सभी लोगों को? ठीक है, तो कॉस थीटा का मान मैंने यहाँ पे निकाल के भी दिखाया आप लोगों को, क्लियर है। अब कॉस थीटा का मान बस तो रखना है आपको। तो समीकरण में ये जो दिख रहा था ना, ई आर बराबर क्या 2e कॉस थीटा, इस पे कॉस थीटा का मान डाल दो, कॉस थीटा को हटाओ और उसके जगह में ये मान डाल दो। अब ई का मान रखना है, तो ई का मान तो हम पहले से निकाल के रख चुके हैं। देखो ई का मान क्या है, ई का मान तो हमको पता है, यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये ई का मान यही है, मैं पहले भी बताया था आपको, इसका यूज़ होने वाला है ना। तो ये है ई का मान, ई का मान भी पता चल गया और कॉस थीटा का मान भी पता चल गया। अब पूरे मान को डाल देते हैं, तो परिणामी जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया था सभी लोगों को? चलो स्क्रीन थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब यहाँ पे दिखेगा हर एक चीज़, ठीक है ना। चलो ये देखो, यहाँ तक का मान समझ आ गया था बेटा सभी लोगों को। कॉस थीटा का मान रखे थे तो ये आया था, अब ई का मान रख देंगे, ई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी कितना था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में और पूरे का वर्ग, दिख रहा है आपको अच्छे से ये, ठीक है। और एक कॉस थीटा का मान तो अलग, पूरा मान रखे, 2 था बाहर तो वो बाहर रख दिया। अब लिखने के तरीके को समझो, नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, लिखने का तरीका थोड़ा मैंने अच्छे से बनाया और इसको लिख दिया क्या 1/4πε0, क्योंकि हमारा आदत है एक का मान है भाई लिखने का, अलग लिख दिया उसको, और जो 2 बाहर दिख रहा था उसको क्यू के साथ लिख दिया, तो 2q हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे में देखो हर में क्या था, करणी के साथ वर्गमूल के साथ वर्ग लगा था, तो वर्गमूल और वर्ग कट गया, कुल मिला के हमारे पास सिर्फ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचा। यहाँ तक की बात समझ आई। और यहाँ देखो बेटा, यहाँ नीचे ऊपर में तो एल था, ठीक है भाई, ये एल है ना, याद रखना, ये जो 1 जैसे दिख रहा है वो क्या है, ऊपर में एल है, एल स्मॉल एल लिखा हूँ मैं, ठीक है। तो नीचे क्या था हमारे पास, हर में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था। अब कोई भी चीज़ रूट के अंदर रहता है, मान लो क्या लिखा मैंने, अंडर रूट ए लिखा, वर्गमूल ए लिखा, इसको मैं ए की घात 1/2 लिख सकता हूँ ना। इतना तो जानते हो क्या, सीधा सिंपल सा गणित है ना, ये तो क्लास 10 में पढ़े भी हो। नहीं जानते हो तो समझ लो बेटा, जिनको नहीं पता, कई बच्चे मुझे पता है ऐसे भी होंगे जिनको ये चीज़ें नहीं पता है ना, फिर भी वो पूछना नहीं चाहते, बेइज्जती हो जाएगा बेचारों का, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है। जो छोटी चीज़ें आपको समझ नहीं आती ना, वो भी आपको पूछना है बेटा, ठीक है। अब मैं फेस टू फेस आपके सामने तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों में कि ये छोटी सी चीज़ें जो समझ नहीं आती ना उसको पूछते भी नहीं है, ठीक है। उनको लगता है हमारी ही गलती है, भाई हम तो पढ़े ही नहीं, सर बोल दिए 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, 10वीं से पहले 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो, अरे तो सर बहुत पीछे का बोल दिए, हम लोग तो बहुत उस हिसाब से भोकवे टाइप के आदमी हैं, तो हम लोग पूछेंगे ही नहीं, हमारा तो बेइज्जती हो जाएगा, हमारा बहुत स्टेटस बढ़ा हुआ है लोगों के बीच में, ऐसा मत सोचा करो, ठीक है ना। आपके अंदर जो परेशानी है उसको दूर आप ही कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ए का मान इस तरह से, करणी या वर्गमूल जो ए था उसका मान हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, इसको समझो थोड़ा बेटा। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं, ये जो वर्गमूल था, वर्गमूल है ना, वर्गमूल में लिखा हुआ था उसको क्या लिख दिया हम लोग, घात 1/2 के रूप में लिख दिया, घाट में 1/2 लगा दिया। अब देखो यहाँ देखो चीज़ें बेटा, यहाँ और यहाँ ये दोनों जगह क्या है, आधार समान है, आधार समान होती है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब इसका देखो यहाँ पे जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा उसका घात कितना है, कुछ नहीं है, मतलब पूरे का घात 1 है, और यहाँ पे देखो यहाँ जो पूरे का घात है वो 1/2 है। तो जब आधार समान तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है ना, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो एक का घात कितना था, 1 था, और दूसरे का घात कितना है 1/2, तो घातें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, ये पूरा जुड़ के हो जाएगा कितना 3/2। इसलिए हमारा जो व्यंजक है उसमें बटे में देखो यहाँ पे आर का वर्ग धन एल का वर्ग पूरे की घात 3/2 आया, ठीक। और ऊपर जो 2q लिखा था उसको फिर लिखने का तरीका मैंने बदल दिया और इसको लिख दिया q × 2l, कोई गलत तो नहीं है ना भाई, 2 तो है ही ना हमारे पास, अब वो q के साथ गुणा करो या l के साथ गुणा करो, तो q × 2l लिख दिया। यहाँ तक बात समझ आ गया। तो इतना व्यंजक यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे फिर बताऊँगा मैं, पहले इतनी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का बात सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो अभी कुछ डाउट हो रहा है तो ऊपर जाके या पीछे आप वीडियो देख सकते हो पीछे करके, ठीक है ना। ऊपर के जो डेरिवेशन में कहीं पे भी कुछ पॉइंट आपका छूट गया होगा तो क्लियर हो गया बेटा। अब देखो
क्योंकि एल का मान आर से बहुत कम है। आर तो दूरी है भाई, और एल क्या है, एल 2l का मान ही वैसे भी बहुत छोटा है, तो एल का मान तो और छोटा होगा, और आर तो दूरी है, जो बिंदु पी है वो काफ़ी दूर स्थित है। तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एल का वर्ग करेंगे, वो आर के वर्ग से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। मतलब आर के स्क्वायर के सापेक्ष हम एल के स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं। तो आप एल को हटा दो, यहाँ नीचे जो एल दिख रहा था उसको हटा दो, उसकी उपेक्षा कर दो। अब बच जाएगा क्या, नीचे आपके पास हर में बच जाएगा क्या, आर का वर्ग और पूरे की घात 3/2। और ध्यान देना बेटा, ये जो ऊपर q इंटू 2l था ना, तो q इंटू 2l किसके बराबर होता है, q इंटू 2l होता है किसके बराबर, p के बराबर। ठीक है, इसको हम लोग विद्युत आघूर्ण कहते थे, याद आ रहा होगा। क्लियर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते थे उसको, है ना। ये P का मान बराबर होता है Q इंटू 2l के। तो ये जो Q इंटू 2l दिख रहा था आपको, यहाँ देखो ये सर्कल जो मैंने किया है ना, उसके जगह में हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। और पूरा का पूरा डेरिवेशन, वैसे ये R का वर्ग था तो R का वर्ग पूरे की घात क्या हो जाएगा, 3/2। L कहाँ गायब हो गया, समझ आया ना, उसकी उपेक्षा कर दिए। अब ये जो R का वर्ग है और पूरे की घात क्या है, 3/2, तो ये देखो 2 और 2 कट जाएगा, आप आर की घात 3 बस बचेगा। तो इस तरह से आपके पास क्या आया, ई आर का जो मान आया ना, ई आर का मान मतलब रिजल्टेंट जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर की घात 3 आया। यही निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा करके देखो, मैं आपको अच्छे से यहाँ बता देता हूँ, नोट डाउन कर लेना, कुछ चीज़ छूटा होगा तो। बहुत बड़ा व्यंजक नहीं है, काफ़ी आराम से मैंने आपको समझाने का यहाँ कोशिश किया, इसलिए इतना टाइम हो गया। अदरवाइज ये तो 5 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अब अगर आप समझ गए होगे तो फिर से आप इसको एक बार रिविजन के तौर पर देख सकते, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो आप, है ना। काफ़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगा, और कॉपी पेन लेके आपको बनाना भी है। ठीक है, ये सर का काम नहीं है, आपका काम है। सर बना तो दिए, सर आपको समझा भी दिए, लेकिन आपका क्या काम करना है, आपका काम है कि उसको आप रिवाइज करो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निरक्षीय स्थिति क्या होता है और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा चलो दिशा की बात कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, अब निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो हमको पता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है ना, विद्युत आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P का मान होता है वो हमेशा किधर होता है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। ठीक है, हो गया, क्लियर है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो विद्युत आघूर्ण के विपरीत होगी। चित्र में देखो बेटा, चित्र में आ जाते हैं ये। तो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होने वाली है, परिणामी तीव्रता जो आने वाली है, देखो ई आर, इसकी दिशा किधर है, इस तरफ। जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब इस तरफ। तो क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होता है। जबकि अक्षीय स्थिति में दोनों दिशा समान होती है, मतलब P और E दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है अक्षीय स्थिति में। लेकिन निरक्षीय स्थिति में P और E की दिशा जो है वो क्या होगी, विपरीत होगी। P और E कह रहा हूँ, मतलब समझ आ रहा है ना, विद्युत आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। व्यंजक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको हम क्लास देते रहते हैं और इसी तरह से क्लास कंटिन्यू चलते रहेंगे। बस आपको एक काम करना है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी वीडियो आते हैं उसको शेयर कर दिया करो बेटा, अपने फ्रेंड, अपने ग्रुप तक शेयर करो। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं आपके, मुझे पता है, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहते हो, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जहाँ भी जुड़े रहते हो, यहाँ शेयर करने का कोशिश किया करो। कोई गलत चीज़ तो है नहीं ना, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ को शेयर कर दो। ठीक है, मुझे भी मतलब इतना मेहनत करता हूँ, सारे बच्चों के लिए करना चाहता हूँ मैं, है ना। ऐसा नहीं है कि 200-300 बच्चे बस आ गए हमारे पास, हो गया नहीं। छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों तक हम अपनी चीज़ों को पहुँचाना चाहते हैं। हमारा चैनल जो है ये पूरे आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है ना। तो उसको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बातें समझ आ गई होगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। व्यंजक थोड़ा लेंदी जैसा था, इसलिए मैंने टाइम लेके इसको अच्छे से आराम से समझाया। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और जिन्होंने अभी तक नोट्स जो है मेंटेन नहीं किया है वो मेंटेन कर लो, अभी समय है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।